Now we discuss about the refraction from rarer to denser medium at a concave spherical refracting surface. इसमें हमने concave surface ले लिया. XY is the name given to the boundary. यहाँ पर सारा हमारे पास डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. ये सारा रेयर मीडियम है जो एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1. अब हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ले लिया O, जो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है. O से हमने एक इंसिडेंट रे स्टार्ट की जो पॉइंट A के ऊपर हमारे सरफेस को टच करती है. फिर हमने इसी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल डालना है. C इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो C से हमने एक लाइन A तक बढ़ाई, उसको आगे तक ले गए. दिस लाइन इज़ द नॉर्मल. तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया उस एंगल को हमने क्या कहा, आई एंगल. नाउ द रे इज गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. इट बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल. अब बेंड टुवार्ड द नॉर्मल होने के बाद ये आगे तो कहीं हमें मिलती हुई नज़र आ नहीं रही. एक रे जो कि सीधी जाएगी उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नॉर्मल इंसिडेंस होगा उसका. अब इस केस में क्या होगा कि एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, तो ये तो स्प्रेड हो रही है. इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पीछे जाके हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी. ये कहाँ कट कर रही है, आई पॉइंट के ऊपर. तो आई इज़ द वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट O. अब हमें पता है कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम आर एंगल कहते हैं. जो मैंने रेड कलर का छोटा सा एंगल बना रखा है वो है आर एंगल. जो हमारी नॉर्मल वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है उसको हम गामा कहते हैं. जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है उसको हम अल्फा कहते हैं. और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है उसको हम बीटा एंगल कहते हैं. अब हम ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, पॉइंट एम के ऊपर. अब ट्रायंगल देखो OAC. इस ट्रायंगल में OAC ट्रायंगल में गामा इज द आउटर एंगल. तो गामा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस आई. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ से हम आई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. आई किसके इक्वल होगा, गामा माइनस अल्फा. नाउ द ट्रायंगल इज IAC. इस ट्रायंगल में गामा आउटर एंगल है फिर से, लेकिन इंटरनल एंगल्स कौन से हैं, बीटा और आर. तो गामा किसके इक्वल है, बीटा प्लस आर. तो यहाँ से आर को सेपरेट कर लिया, गामा माइनस बीटा. इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2. अब हम स्नेल्स का लॉ अप्लाई कर देंगे पॉइंट ए के ऊपर. ये रहा पॉइंट ए. तो यहाँ पर कौन सा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1. μ1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ आर. क्योंकि हमें पता है कि साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर. तो हमने लिख दिया इसको μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर. अब हम आई और आर की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पुट कर देते हैं. तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन. अब अपने डायग्राम में से देख के हम सबकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स टेंजेंट के फॉर्मूले सभी एंगल्स के ऊपर हमने लगा दिए, वैल्यूज़ पुट कर दी. AM सब में से कॉमन आ रहा है, इधर से भी AM कॉमन आ गया, इधर से भी, तो AM से AM कैंसिल हो गया. अब हमारे जो P और M पॉइंट्स हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं. तो जो डिस्टेंसेस हम M से मेज़र कर रहे हैं अगर वो P से मेज़र कर लें तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आने वाला. तो हमने लिखा MC इज़ इक्वल टू PC, MO इज़ इक्वल टू PO एंड MI इज़ इक्वल टू PI. जहाँ जहाँ M था वहाँ पर हमने P को रिप्लेस कर दिया. अब अपने डायग्राम में से देखते हुए हम PC की वैल्यू, PO और PI की वैल्यूज़ रख देते हैं. PC किसके इक्वल है, माइनस ऑफ R. PO इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ U. PI इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ V. ये हमने अपनी इक्वेशन में पुट कर दिया. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया. माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया. अब हम आर वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं. इधर से μ2 बाई आर को इधर ले आए, पॉजिटिव हो गया. तो इधर से μ1 बाई यू को इस साइड ले आए तो नेगेटिव हो गया. तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लिया. μ1 बाई माइनस यू इज इक्वल μ1 बाई माइनस यू प्लस μ2 बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर. दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला.
अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अभी हमने दो केसेस रेयरर टू डेंसर के डिस्कस किए थे, उसमें एक बार हमने कनकेव सरफेस लिया था और एक बार कन्वेक्स। अब हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, डेंसर टू रेयरर। कौन से सरफेस के ऊपर, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये हमने डायग्राम बना लिया। ये हमारा कन्वेक्स सरफेस है, डेंसर मीडियम है, म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस साइड हमारी एयर है, रेयरर मीडियम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1। ओ हमारा ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ से एक इंसिडेंट रे स्टार्ट हुई OA, जो किस एंगल पर इंसिडेंट हुई, एंगल निकालने के लिए हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना था। नॉर्मल का मतलब C पॉइंट को A से डॉटेड करके मिलाया, आगे की तरफ बढ़ा दिया, ये हमारा नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया, I एंगल। इस एंगल को हम अल्फ़ा कहते हैं। जो नॉर्मल वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है उसको हम गामा कहते हैं। अब क्योंकि रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर, जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन वो क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे नॉर्मल होने में वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है, I पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब एक रे सीधी थी जो गई थी, जिसका रिफ्रैक्शन नहीं हुआ था, और एक रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होके आई, दोनों रेज यहाँ टच कर रही हैं, तो यहाँ पर रियल इमेज बनी, वास्तविक प्रतिबिंब बना। तो यहाँ भी हमने I और R की वैल्यू निकालनी है। पहले ट्रायंगल देख लो, OAC, गामा इज द आउटर एंगल, तो गामा किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस I, तो I किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल देख लो, IAC। IAC ट्रायंगल में R किसके इक्वल है, R हमारा आउटर एंगल है, R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो अब फिर से हम सेम प्रोसीजर ले रहे हैं, स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन साइन I के इक्विवेलेंट है, साइन R के इक्विवेलेंट है, एंगल्स काफ़ी छोटे हैं, तो ये इक्वेशन आ गई। इसमें I और R की वैल्यूज़ पुट कर दिया आपने। फिर A पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर हम गामा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू टेंजेंट थीटा के अकॉर्डिंग पुट करते चले जाते हैं। यह है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, AM कॉमन आ गया और कैंसिल हो गया। अब क्योंकि अपर्चर काफ़ी स्मॉल है, तो जो डिस्टेंसेस M से मेज़र किए जा रहे हैं, अगर वो हम P से मेज़र कर लें तो वो इक्विवेलेंट ही रहेंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो जहाँ जहाँ M था हमने उसको P से रिप्लेस कर दिया। फिर PC, PI और PO की वैल्यूज़ हमने डायग्राम में देख के पुट कर दी, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, R वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, UV वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली। तो अब आप देखोगे जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो पहले से डिफरेंट आया है। डिफरेंस क्या आया है, समझ लो, μ1 की जगह μ2 आ गया और μ2 की जगह μ1 आ गया। तो रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला अलग होता है और डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला अलग होता है। अब हम बात करते हैं लेंसेज की। लेंस क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम का एक छोटा सा पोर्शन होता है, विच इज़ बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस। या तो इसके दोनों किनारे पर स्फेरिकल सरफेस होते हैं, या इसका एक सिरा प्लेन होता है और दूसरे सिरे पर स्फेरिकल सरफेस होता है। तो हमारे पास मेनली 2 टाइप के लेंसेज हैं, कन्वेक्स और कनकेव। तो अभी हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस की, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये 3 टाइप्स के हैं। डबल कन्वेक्स लेंस, जिसमें दोनों ही सतहें स्फेरिकल होती हैं। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जिसमें एक साइड प्लेन है और दूसरी कैसी है, स्फेरिकल है। कनकेवो कन्वेक्स, जिसमें एक साइड तो कनकेव है और दूसरी साइड कैसी है, कन्वेक्स है। ये दबी हुई साइड है और ये उभरी हुई साइड है। दूसरे टाइप्स के लेंस हैं कनकेव लेंस, जिसको आप डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये लाइट को बिखराने का काम करते हैं। ये भी 3 टाइप्स के हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है डबल कनकेव लेंस, जिसकी शेप इस तरह से होती है, जो किनारों से मोटा होता है और बीच से पतला। और डबल कन्वेक्स लेंस बीच से मोटा और किनारों से पतला।